साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन एंड डॉक्टर अशोक विजय। और आज मैं फिर से एसएससी जीडी 2025 के लिए संपूर्ण जीके जीएस और स्टैटिक जीके की बात करूंगा। ये वो टॉप एमसीक्यूज होंगे जो कि किसी न किसी पहले की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या जिनके इस परीक्षा यानी जीडी 2025 की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए बहुत ध्यान से देखें। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14वां है। इसके पूर्व 13 प्रैक्टिस सेट्स आ चुके हैं और उम्मीद है कि आपने देखा होगा। कंटेंट पहले ही जैसे संपूर्ण जीके जीएस को कवर करते हुए होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल, खिलाड़ी, चर्चित व्यक्तित्व, फोक डांसेस, पुरस्कार एवं सम्मान यानी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, फेयर्स हो गए, योजनाएं, प्रमुख संस्थान, जनगणना, सब वो टॉपिक्स कवर होंगे। राजधानी एवं मुद्रा, कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन, पुस्तकें एवं लेखक, वो सारे क्वेश्चन जिससे जो कि परीक्षा में हमेशा से आते रहे हैं। तो बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही धैर्य से, लगन से और मन लगा के पूरी वीडियो को देखिए। ये प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रोंगाली बिहू नृत्य किस महीने में किया जाता है? तो इन विच मंथ इज रोंगाली बिहू डांस परफॉर्म्ड? देखिए, बिहू के 3 फॉर्म हैं, तो उसमें रोंगाली बिहू पहला है जो कि महत्वपूर्ण है। यह क्या जनवरी में किया जाता है, मार्च में, अप्रैल में या अक्टूबर में? इन चारों महीनों में कौन से महीने में ये रोंगाली बिहू किया जाता है? देखिए, ये रोंगाली जो है ये बिहू नववर्ष है आसाम का, और ये अप्रैल में किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। रोंगाली बिहू अप्रैल में किया जाता है। हिंदी महीने के हिसाब से यह जो है वैशाख में किया जाता है, जो कि अप्रैल में पड़ता है। तो अप्रैल में रोंगाली बिहू। देखिए, बिहू असम का प्रमुख नृत्य और त्यौहार दोनों है। बिहू के 3 प्रकार हैं, एक है रोंगाली, एक है कोंगाली, एक है भोगली या भोगाली भी। तो ये अप्रैल में, ये अक्टूबर में कोंगाली, और ये जनवरी में यानी माघ में भोगाली बिहू होता है। इसमें मुर्गों और भैंसों की लड़ाई जैसे खेल खेले जाते हैं। और याद रखिएगा, ये वाला जो है रोंगाली बिहू, ये नववर्ष है असम का। असम के अन्य नृत्यों की बात करेंगे तो ओजापाली बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत बार परीक्षा में आया है, इसे बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। ओजापाली बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये असम का त्यौहार है और नृत्य दोनों है। और ये कठपुतली कला से उत्पन्न माना जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा कि ओजापाली किस कला से उत्पन्न है। तो आप याद रखिएगा कठपुतली कला से। कल गोपाल उतना ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। नट पूजा, महारास, बिछुआ, बागोरुम्बा, ये बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। और झूमर चाय जनजाति द्वारा किया जाता है। ये वो प्रश्न आ चुके हैं और जिस रूप में आते हैं, जैसे कि बागोरुम्बा किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो आप बोडो जनजाति बताएंगे। तो इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं, उसको एज इट इज़ रखा गया है कि ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आप भूलें ना, बिल्कुल कर लें इसको। तो आपने देखा कि एक प्रश्न के एवज में आपको इतने पूरी एक व्याख्या मिल रही है, जो कि 8 से 10 प्रश्न, 12 प्रश्न के उत्तर इसमें मिलेंगे। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको लगातार मिलेंगे और प्रश्नों के उत्तर आपको याद रखने हैं और देखने हैं अंत तक। और आपको यदि लग रहा होगा कि ये आपके लिए है, आपके काम की चीज़ें हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS का प्रारंभ कब हुआ? व्हेन वाज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम स्टार्टेड? देखिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम क्या 2014 में, 19 में, 21 में या 24 में हुआ? तो स्टार्टअप इंडिया SISFS की जो है स्कीम 2021 में प्रारंभ हुई। सो ऑप्शन नंबर सी इज अगेन द राइट आंसर। 19 अप्रैल 2021 में हुआ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यह योजना लागू की जाती है। और प्रधानमंत्री, ये एक दूसरी जो योजना है, प्रधानमंत्री जीवन योजना, G1 योजना, ये किसी का फुल फॉर्म है, आप नीचे देखेंगे। योजना ये 7 मार्च 2019 को प्रारंभ हुई थी। G1 क्या है? JIVEN क्या है? जैव ईंधन
वातावरण अनुकूल फसल अवशेष, जो फसलों के अवशेष है वातावरण के अनुकूल किस तरह से हो सकती हैं, उन पर बात है। जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष, ये फसल अवशेष, और एन फॉर निवारण, तो इसका निवारण कैसे हो सकता है, जो फसलों के अवशेष हैं उनके निवारण के लिए योजना है प्रधानमंत्री जीवन योजना। तो एक तो आप याद रखिए कि इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है। दूसरा, ये किससे संबंधित है, तो ये वातावरण अनुकूलन से संबंधित है, और ख़ास तौर से फसल के जो अवशेष पराली मुख्य रूप से जिसे जला दिए जाते हैं तो वातावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधित है। 7 मार्च 2019 को यह प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य इसका क्या है, 2022 के अंत तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल का मिश्रण तथा एथेनॉल का उपयोग 10% तक बढ़ाना। तो ये एक तो पेट्रोल के साथ ही इसका संबंध है, यानी जैव ईंधन की बात इसमें की जाएगी, जैव ईंधन की बात की जाएगी, बिल्कुल सही है। ये पराली वाला ये नहीं, ये दूसरी स्कीम है जो कि राज्य सरकार की है, ये केंद्र सरकार की है, और इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा कि एथेनॉल के का मिश्रण 10% तक पेट्रोल में बढ़ाना है, इसका उपयोग भी 10% तक करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो है जीवन योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना है, ये पेट्रोल के में एथेनॉल के मिश्रण से संबंधित है, जिसको 10% तक बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 3 है, इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन इज क्या कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या वसा या स्टेरॉयड है। देखिए, इंसुलिन प्रोटीन होता है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। ये एक प्रोटीन है। इंसुलिन के कम स्राव से डायबिटीज़ हो जाता है, आप जानते हैं, इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो जिनको डायबिटीज़ है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने हेतु जो सुई लगाई जाती है वो कौन सी हार्मोन होती है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये प्रेम का हार्मोन्स होता है। जैसे गाय या भैंस है, वो अपने बछड़े को बड़े प्रेम से दूध पिलाती है, तो क्या होता है कि उसका दूध उतर आता है और उसके बाद गाय या भैंस को लगाया जाता है। लेकिन यदि उसका बच्चा नहीं है, मर गया है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, वो भी प्रेम का जो हार्मोन है वो पैदा करता है, और उससे उसका दूध उतर आता है और दूध लगा लिया जाता है। दूध पाचन में सहयोगी एंजाइम जो है रेनिन है, याद रखिएगा। लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंध हार्मोन एड्रेनेलिन है। इसमें हार्मोन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए गए हैं। और एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, इसका नाम है। तो देखिए, ये इतने महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है हार्मोन से संबंधित, यदि आते हैं तो आप इसको सही कर लेंगे, ध्यान से देखे रहिएगा। चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, पन्नालाल घोष, बहुत बड़े नाम है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसी इंस्ट्रूमेंट से, यानी किससे, बांसुरी से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये उस्ताद अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। अन्य प्रथम बांसुरी वादक थे नहीं हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला है। और याद रखिए, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन के क्षेत्र में पूरे विश्व में 1 नंबर के व्यक्ति हैं। इनसे बड़ा कोई व्यक्ति बांसुरी वादन के क्षेत्र में नहीं है, तो याद रखिएगा इनके बारे में। इनको ये तीनों बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। राजेंद्र प्रसन्ना, ये भी बड़े महान कलाकार हैं बांसुरी वादन के। हरिप्रसाद चौरसिया के बाद इनका नंबर आता है। बनारस घराने से संबंधित हैं। संगीत नाटक अकादमी और ग्रैमी अवार्ड भी इन्होंने जीता है। राजेंद्र कुलकर्णी, बहुत महत्वपूर्ण, तो ये तीनों के नाम आप याद रखिएगा, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना और हरिप्रसाद चौरसिया। और प्रमुख वीणा वादकों के नाम देख लीजिए। अभी आपने बांसुरी वादकों के नाम देखे, तो एस बालचंदर, ये पद्म भूषण संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्होंने जीता था। जयंती कुमरेश, बदरुद्दीन डागर, M.K. कल्याण कृष्ण, तो ये इम्पोर्टेंट नाम है वीणा वादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, पुराने संसद भवन का क्या नाम है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट।
तो देखिए ओल्ड पार्लियामेंट्री थी और न्यू पार्लियामेंट अब बन गई है। तो पुराने संसद भवन का नाम बदल दिया गया है, संसद भवन के बजाय क्या संविधान सदन रख दिया गया है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संविधान सदन। बल्कि आप इसको हिंदी में भी संविधान सदन ही कह सकते हैं, संविधान सदन। तो राजपथ का नाम बदला है, ये है कर्तव्य पथ और ये दिल्ली में है, राइट। दरबार हॉल, इसका नाम बदल के गणतंत्र मंडप। देखिए इधर जो वर्तमान सरकार है वो जो पुराने जिनसे राजसी और पुराने एक जो क्या कहते हैं राजतंत्रात्मक सुगंध आती है, महक आती है, तो उनको हटा के एक लोकतंत्रात्मक खुशबू लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए ये नाम बदले जा रहे हैं। तो राजपथ को कर्तव्य पथ, दरबार हॉल का नाम बदल के क्या किया, गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल का नाम बदल के किया अशोक मंडप। लोकसभा और राज्यसभा टीवी अलग अलग थे, उसका नाम बदल के किया संसद टीवी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के HRD मिनिस्ट्री जो थी उसका नाम बदल के क्या किया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के किया श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। व्हीलर द्वीप, इसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप और नील द्वीप को शहीद द्वीप। इतने महत्वपूर्ण जो नाम हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको देखे रहिए, परीक्षा में आते हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में आया है। तो एलोरा के कैलाश जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। सो ऑप्शन नंबर C सही उत्तर है। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम द्वारा 757 से 783 जो है ईस्वी में करवाया गया था। एलोरा ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाओं की बात करें तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच इनका निर्माण हुआ है। 34 गुफाएं कुल एलोरा में हैं, जिसमें एक से लेकर, देखिए ये तीनों याद रखिएगा, ये प्रश्न आ जाता है। 34 गुफाओं में 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आते हैं, और कुल मिला के 34 गुफाएं हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, किस देश का प्रतीक शेर चिन्ह नहीं है। जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर नहीं है। तो 3 के होंगे, 1 का नहीं है। तो शेर किसका नहीं है, नॉर्वे का तो है, बेल्जियम का भी है, नीदरलैंड का, तीनों का शेर है। जर्मनी का शेर नहीं है। सो जर्मनी सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी का जो है क्या है, ईगल है, ब्लैक ईगल। तो जर्मनी का ब्लैक ईगल है, तो शेर नहीं है। सो D सही उत्तर होगा। जर्मनी का है ब्लैक ईगल। नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड और श्रीलंका, ये 4 का शेर है प्रतीक चिन्ह, 4 देशों का। डेनमार्क का 3 शेर है। जब 3 शेर कहे तो डेनमार्क हो जाएगा। जर्मनी का ब्लैक ईगल, अमेरिका का वाइल्ड ईगल और रूस का डबल हेडेड ईगल। तो ये इनके ईगल से संबंधित और बाकी के शेरों से संबंधित हैं। डेनमार्क का 3 शेर। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। हु इज सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटी। क्या सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। देखिए अपने अपने क्षेत्र में सभी सर्वोच्च है, लेकिन यदि सबकी बात करें इसमें से कौन है तो आप संविधान को कहेंगे। ऑप्शन नंबर B सही उत्तर है, क्योंकि संविधान से ही सबको शक्ति नियम मिलते हैं, उसी नियमों से सब चलते हैं। तो संविधान सर्वोच्च है। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये न बहुत ज़्यादा कठोर है और न बहुत ज़्यादा लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा का जो प्रारंभ हुआ
अमेरिका से हुआ और आप जानते हैं भारत का भी लिखित संविधान है। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो एक खूब प्रश्न आया हुआ है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान तैयार करने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। पूर्ण बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हस्ताक्षर करने वाले जब संविधान बन गया तो उसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो 284 लोगों ने किया और उसमें कुल संविधान में 234 पेज हैं जो मूल संविधान है। तो संविधान पर इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, निम्न में से किस युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग हुआ। देखिए, जब तोप की बात आए तो सबसे पहले आप पानीपत का प्रथम युद्ध लगाएंगे जिसमें बाबर ने इस तोप खाने का सबसे पहली बार उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यह कार्य किया कि तोपों को इस्तेमाल में लाया। बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध किया गया 1526 में। इसमें तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया और तोपों का प्रयोग किया गया। यह पांचवा भारत पर पांचवा आक्रमण था बाबर का और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। खानवा का युद्ध 1527 में। देखिए, ये चारों एक हर अगले वर्ष यानी 1526, 1527, 28, 29 से लगातार 4 वर्षों में 4 युद्ध बाबर ने लड़े और चारों जीते। तो इन चारों को लाइन से याद कर लीजिए। तो पहला जो है आपने देखा कि प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को हराया और उसी समय उसने गाजी की उपाधि धारण की। ये भी प्रश्न आता है कि किसको हरा के गाजी की उपाधि धारण की या किस युद्ध के बाद की, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा के। और ये वही राणा सांगा हैं जिन्होंने खुद बाबर को आमंत्रित किया था पहले युद्ध के लिए और उसके बाद खुद उन्हीं पर आक्रमण हो गया। यही करते थे हमारे देश के राजा और अंत में गुलामी झेलनी पड़ी। तीसरा युद्ध उसने लड़ा चंदेरी का अगले साल, ठीक यानी खानवा 27 में और चंदेरी का 1528 में। इसमें उसने मेदिनी राय को हरा दिया। ये भी एक राजपूत थे। घाघरा का यानी युद्ध, इसको घग्घर का भी युद्ध कहते हैं। घग्घर, तो घग्घर का युद्ध कहे तो वही घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया। इसमें गोरखपुर में युद्ध लड़ा गया था घाघरा नदी के तट पर। इसमें बंगाल की, अवध की सेनाओं को मिश्रित रूप से 3-4 सेनाओं को हरा दिया था अकेले बाबर ने और इसके बाद से एकदम निर्विवाद रूप से उसने मुगल वंश की को जो है नींव रख दी। एक इसके पूर्व युद्ध हुआ था सराय पुल। तो सराय पुल का युद्ध जो है अप्रैल मई 1501 में हुआ था। इसमें देखिए उज्बेक सरदार शैबानी खान ने बाबर को हराया था। ये याद रखिएगा, एक प्रश्न आया हुआ है। सराय पुल का युद्ध 1501 में हुआ था, यानी इन युद्धों से पहले। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, निम्न में से कैल्शियम का अयस्क कौन सा नहीं है। तो 3 होंगे, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? डोलोमाइट है, एस्बेस्टस भी है, जिप्सम भी है। ऑप्शन नंबर डी कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट जो है वो कैल्शियम का नहीं है, बल्कि ये किसका है? मैग्नीशियम का है। कार्नेलाइट जो है ये मैग्नीशियम का है, Mg का है कार्नेलाइट। सो ऑप्शन नंबर डी सही है। अयस्कों को देख लीजिए, ये प्रश्न खूब आते हैं। मैग्नीशियम के अन्य अयस्कों की बात करेंगे तो डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, एप्सम सॉल्ट। एल्यूमिनियम की बात करेंगे, ये खूब आते हैं एल्यूमिनियम के, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट। थोरियम के मोनाजाइट है, मुख्य रूप से यूरेनियम के पिच ब्लेंड है, लेड का गेलेना सिरुसाइट है। देखिए, ये वो जो है पॉइंट्स रखे जाते हैं इन प्रश्नों में शामिल किए जाते हैं जो परीक्षा में जिनके आने की संभावना है, इसलिए बहुत ध्यान से इन्हें देखिए। 11वां प्रश्न है 96 यानी 96वां ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया। विच फिल्म अवार्डेड द 96th ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड में ऑस्कर की ये ट्रॉफी मिलती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता, पैसे वैसे नहीं मिलते। ओपेनहाइमर ये फिल्म थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी को
96 ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया था बेस्ट फिल्म का। ये मार्च 2024 में लॉस एंजलिस में प्रदान किया गया। ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी थे, ये इसी फिल्म के थे, ओपेनहाइमर के ही। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रश्न कई बार आया है, भानु अथैया को याद रखिएगा। ये फिल्म गांधी में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी, उसके लिए इनको 1982 में पुरस्कार मिला। तो भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, और ये प्रथम ऑस्कर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अन्य भारतीयों की बात करें जो कि ऑस्कर अवार्ड अभी तक पाए हैं, उसमें सत्यजीत रे, AR रहमान, गुलजार, रेसुल पुकुट्टी, MM किरवानी, कार्तिकी और गुनीत मोंगा, इन लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है जो कि भारत से संबंध ताल्लुकात रखते हैं। ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कार पाने, देखिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि जो कि दो अपने अपने क्षेत्रों के दो बड़े पुरस्कार पाए हैं। तो ये केवल दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ऑस्कर और नोबेल दोनों पाए हैं। एक तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, प्रसिद्ध साहित्यकर्मी, और बॉब डिलन, ये भी साहित्य के लिए नोबेल और अपनी इन कृतियों के लिए ऑस्कर भी इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है, लगभग आधी दूरी तय हो गई है, लाइक न किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का क्या उद्देश्य था? बंग भंग जो है कॉन्स्पिरेसी थी, एक षड्यंत्र था अंग्रेजों का। इसका उद्देश्य क्या था? क्या राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था? यस, सही है। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना था? बिल्कुल सही है। नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना? ये भी सही है, और इसलिए चारों सही है, उपरोक्त सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। पूरा बंगाल ये था, इसको दो भाग में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और यहाँ इधर मुसलमानों को दे दिया गया। और ये सारे सही हैं, यानी ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी अंग्रेजों द्वारा। बंग की घोषणा की बात करें तो 20 जुलाई 1905 को हुई ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसके विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया 7 अगस्त 1905 में, कलकत्ता से ये प्रारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, ये लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। तो ये खूब प्रश्न आता है, याद रखिएगा। दिल्ली दरबार आयोजित किया गया 20 दिसंबर 1911 को, और इसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आई हुई थी, और इन्हीं के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और इस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। और जो दिल्ली जो है राजधानी बनाई गई, इसका स्थानांतरण कलकत्ता से हुआ, ये 1 अप्रैल 2012 को किया गया। स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत जो है वंदे मातरम था, और याद रखिएगा कि आमार सोनार बांग्ला ये रविंद्रनाथ टैगोर की कृति थी। स्वदेशी समर्थक जो है वो ज़्यादातर बड़े नेता थे जो गरम दल से थे, जिसमें तिलक, बाल लाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे। दयानंद सरस्वती ने भी इसको समर्थन दिया था। स्वदेशी आंदोलन के आलोचकों में टैगोर थे। हालांकि टैगोर चाहते थे कि जो है स्वतंत्रता मिले, लेकिन टैगोर इस बात पर जोर देते थे कि ये चीज़ों को, वस्त्रों को जलाना उचित नहीं है। उन्होंने इसको निष्ठुर बर्बादी भी कहा था, वस्त्रों को जलाना। तो इस तरह से आपने इतने महत्वपूर्ण आपने पॉइंट्स देखे हैं। आप समझिए कि इस पेज में आपको कम से कम 15 प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 13वां प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किस लिए होती है ये बैठक? क्या संविधान संशोधन विधेयक के लिए होती है? नहीं। वित्त विधेयक के लिए? नहीं। साधारण विधेयक के लिए? देखिए, ये साधारण ऑर्डिनरी बिल के लिए होती है, इनके लिए संयुक्त बैठक की जरूरत नहीं होती। तो जो है पार्लियामेंट का बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन, और उसमें वो है साधारण विधेयक के लिए ही होती है, विशेष विधेयकों के लिए नहीं। वित्त से संबंधित, धन से संबंधित इन विधेयकों के लिए नहीं, बल्कि साधारण विधेयक के लिए होती है, ऑर्डिनरी बिल के लिए। एक सदन से पारित लेकिन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृति या 6 महीने तक रोक देना। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एक सदन ने पारित किया, मान लीजिए लोकसभा ने, लेकिन राज्यसभा में रोक दिया गया बिल,
या किसी सदन ने ले लिया, अस्वीकृत कर दिया, या लेके रख लिया, 6 महीने तक बोला ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में ज्वाइंट सेशन होगा। अनुच्छेद 1108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आया है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं बुलाया जाता, लेकिन अध्यक्षता इसकी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राष्ट्रपति मत लगा दीजिएगा। बुलाएगा बैठक, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के अंग 3 हैं, इसको याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मेल से भारतीय संसद बनती है। एक वर्ष में कम से कम, ये काम नहीं, कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना जरूरी है। ये अनुच्छेद 85 में लिखित है। इसका मतलब है, निहित है कि 6 महीने में कम से कम 1 बार बैठक होना आवश्यक है। राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसमें है? केवल संसद में। ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। लोकसभा तथा राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या का 1/10 भाग होता है, ये याद रखिएगा। कुल संख्या का 1/10 भाग होगा, तभी गणपूर्ति का अर्थ है कि इससे कम होंगे तो कार्रवाई नहीं चलेगी लोकसभा राज्यसभा की। प्रश्नकाल जो है सबसे पहले शुरू होता है 11 से 12 तक, और शून्यकाल 12 से 1 तक ठीक प्रश्नकाल के बाद होता है। तो ये प्रश्न आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। पहले प्रश्नकाल 1 घंटे का, उसके बाद शून्यकाल। 11 से 12 प्रश्नकाल और 12 से 1 शून्यकाल। प्रश्न नंबर 14 है, आधी दूरी आप पार कर चुके हैं, आधी यात्रा हो चुकी है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? देखिए, दर्रा, इधर दर्रे हैं, इधर राज्य हैं। बुमला, ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये ठीक है। जेलेपला सिक्किम का बिल्कुल सही है। मोलिंगला उत्तराखंड, ये भी ठीक है। शिपकीला जम्मू कश्मीर में नहीं है। आप इधर देखिए, ये है शिपकीला, तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल में है। ये ऊपर है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, शिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। कुछ और दर्रे जो कि महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आते हैं, देख लीजिए। उत्तराखंड में लिपुलेख और माना है। सिक्किम में नाथुला इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग और शिपकीला है, यही जो प्रश्न का उत्तर है। केरल में पालघाट बड़ा महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में सेला और बोमडीला बहुत बार आया है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में चांगला और बनिहाल भी खूब आता है। और लद्दाख में जोजिला कई बार पूछा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जोजिला, बनिहाल, तो इनको याद रखिएगा। दर्रों को 1-2 बार पढ़ लीजिए। 15वां प्रश्न है, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी गर्म धारा है? देखिए, गर्म धारा और ठंडी जलधारा, ये दोनों जलधाराओं पर प्रश्न आते हैं। कौन सी गर्म जलधारा है? तो फॉकलैंड ठंडी है। ब्राज़ील धारा गर्म धारा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। लेब्राडोर और कनारी, ये दोनों। अच्छा, पहले इसी को देख लीजिए। देखिए, जो लाल हैं वो कौन सी हैं? वो हैं गर्म जलधारा। और जो तो गर्म जलधारा में कौन से हैं? जैसे अलास्का धारा है, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, एंटीलीज, केनी, ब्राज़ील, ये जलधाराएं हैं सब। रिमिंग धारा। अच्छा, एक चीज़ दूसरा ये है, देखिए, पृथ्वी गोल है। इधर से आप ये जो देख रहे हैं, और इधर ये पूरा, ये क्या है? प्रशांत महासागर है। तो ये धाराएं यदि पूछ ले कि कहाँ है, तो बताएंगे आप प्रशांत में है। अलास्का धारा, पेरू या हम्बोल्ट। देखिए, ये नीला वाली क्या है? नीली वाली ये हैं ठंडी जलधाराएं। तो ठंडी में पेरू या हम्बोल्ट जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा है। तो ये सब क्या है? प्रशांत महासागर में है। तो ठंडी और गर्म दोनों जलधाराओं को आप याद रखेंगे। अच्छा, अब ये यहाँ की जो जलधाराएं हैं, ये वाली, ये सब क्या है? अटलांटिक महासागर की हैं। तो इसमें गर्म जलधाराओं में अटलांटिक वाली क्या है? एरमिंग धारा, गल्फ स्ट्रीम, एंटीलीज धारा, फ्लोरिडा है, ब्राज़ील है, रेनेल धारा है। ये सब क्या है? गर्म जलधाराएं। ठंडी में देखेंगे तो कनारी धारा है, वेंगुएला धारा है, ये सब है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, और ये है यहाँ अगुलहास धारा। अब देखिए, ये एरिया जो है, ये पूरा एरिया क्या है? ये है
इंडियन ओशन, हिंद महासागर की धाराएं हैं। इसमें मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, अगुल धारा है, इधर सोमालिया की धारा है। तो ये सब क्या हैं? ये हैं हिंद महासागर की धाराएं। इधर आप इसको एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ गर्म जलधाराओं की बात है, यहाँ ठंडी जलधाराएं किस महासागर से संबंधित हैं। जैसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है प्रशांत महासागर से, और ये अंटार्कटिका जलधारा जो है ठंडी है, ये भी प्रशांत से है। सुषमा जलधारा प्रशांत की ये गर्म जलधारा है, और प्रशांत महासागर में एक क्यूराइल जलधारा है। तो प्रशांत की देखें तो उत्तर विषुवतीय धारा है। फिर इधर ये गर्म जलधारा है, एंटीलीज, गल्फ, ब्राज़ील, फ्लोरिडा, ये जलधाराएं हैं। नीचे की ये सारी अटलांटिक की हैं। इधर लेब्राडोर, कनारी, बेंगुला, फॉकलैंड, ये सब क्या हैं? ठंडी जलधाराएं अटलांटिक की। ये याद रखिएगा, एक आध दो बार पढ़ लीजिएगा। 16वां प्रश्न है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो ग्लोबल 500 है, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए? नहीं। आतंकवाद के विरुद्ध अभियान नहीं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण क्या है? ग्लोबल 500 की बात कर रहे हैं। तो देखिए ग्लोबल 500 इस तरह के शब्दावली से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रारंभ इसका 1987 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये पुरस्कार उनको श्रद्धांजलि के रूप में जो राजनीतिक सामाजिक बाधाओं के बावजूद पर्यावरण के मुद्दों का लगातार सामना करते रहते हैं और बिना डरे बिना हिचकिचाए, तो उनको एक तरह से श्रद्धांजलि है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993 में शुरू हुआ। ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में शुरू हुआ और ये पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, तेल जल की सतह पर फैल जाता है। आपने देखा होगा, जल है कि वहीं भरा, उस पर एक बूंद तेल डाल दीजिए, वो पॉइंट भर नहीं रह जाएगा, बूंद भर नहीं रह जाएगा, तुरंत फैलेगा। तो ये कैसे, क्यों है? तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। देखिए, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है, यानी जल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा है और तेल का कम है। तो इससे क्या हो जाएगा? जल का पृष्ठ तनाव जो है अधिक है, तो वो क्या है, जो सरफेस टेंशन है उस टेंशन से उसको खींचता है और वो सिकुड़ जाता है। तो इसके जो अणु हैं वो खींचेंगे और वो तुरंत क्या हो जाएगा? तेल फैल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल से कम है, जल का ज़्यादा है, उसके खिंचाव के कारण ये पूरा फैलेगा। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण तेल के अणुओं को ऊपर की ओर धकेलते हैं तथा तेल फैला हुआ नजर आता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा, देखिए विज्ञान के वो प्रश्न हैं जो कि अक्सर आते हैं, कारण वाले प्रश्न हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, खुरदुरापन होता है सड़क पे, तो वहाँ घर्षण बल अधिक होता है। बर्फ़ में खुरदुरापन कम होता है, सपाट होता है, चिकना होता है। इसलिए मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण होता है, याद रखिएगा। वाष्पीकरण के कारण जो है, देखिए जब वाष्पीकरण होता है ऊपर की सतह पे, तो जो है वहीं से ऊष्मा, जल से ही ऊष्मा वो ले लेगा और उसमें से जब ऊष्मा बाहर आ जाएगी तो वो क्या है, हमेशा ठंडा रहेगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों? क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव होता है और गोलाकार हो जाती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। गोल, आप जानते हैं कि जो गोला है, जो गोल आकृति है, ये सबसे कम आयतन घेरती है यदि अन्य उसी क्षेत्रफल घेरती है यदि सेम उसी आयतन का अन्य आकृतियों में तुलना की जाए, तो इसीलिए गोलाकार हो जाता है, अपने को समेट लेता है जल। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है? तो आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर ब्रोमाइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, सिल्वर आयोडाइड है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिल्वर आयोडाइड।
तो अब फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड होता है और कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड होता है। ये दोनों याद रखिए, खूब परीक्षा में आते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलेन क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। जब हाइपो की बात करेंगे फोटोग्राफी में तो सोडियम थायोसल्फेट, और प्लेट पर चढ़ाया जाने वाली परत है तो सिल्वर ब्रोमाइड है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से बर्तनों को चमकीला बना दिया जाता है। सड़क के किनारे लगे पीले लैंप, इसमें प्रयुक्त कौन सा तत्व होता है? ये सोडियम होता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? सोडियम बेंजोएट से खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? व्हाट डज इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन? सेवाओं का निर्यात? यस, इट इज सेवाओं का निर्यात सही उत्तर है। इसे अदृश्य निर्यात कहते हैं। देखिए, सेवाओं को निर्यात को अदृश्य निर्यात इसलिए कहते हैं क्यों कि यह दृश्य नहीं होता, अदृश्य होता है। अदृश्य का अर्थ यह है कि जब कोई चीज़ आती है, पोर्ट्स पे आती है, तो पोर्ट्स पे इसकी एंट्री नहीं होती, इसलिए ये अदृश्य निर्यात है। राइट। और एक चीज़, सेवाएं जो है, यदि जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 सेक्टर्स हैं, तो तीनों में सेवाओं का क्षेत्र सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देने वाला है, ये भी आप याद रखिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, भुगतान संतुलन की बात करें, क्योंकि ये जो है आयात निर्यात उसी के भाग हैं। इसके 2 अकाउंट होते हैं, एक करेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में भी एक विजिबल और एक नॉन विजिबल होता है। तो विजिबल में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स होते हैं, गुड्स के, सामानों के। और आप जानते हैं सामानों का आयात निर्यात जो है वो पोर्ट पे आने पर उसका लेखा जोखा होता है। लेकिन इनविजिबल में सर्विसेज आती हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सर्विसेज का होगा तो सर्विसेज का जो है लेखा जोखा नहीं होता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सेवाओं का निर्यात, यानी इनविजिबल, अदृश्य जो है निर्यात है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से बना है? यूएनडीपी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी इंडिकेटर्स? देखिए, यूएनडीपी का जो गरीबी सूचकांक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इधर हाल फिलहाल सारी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये 10 जो है प्रत्ययों से संबंधित है। तो इसमें 2 चीज़ें पूछता है। यदि प्रत्यय पूछे तो आप 10 बताएंगे, प्रत्यय यानी संकेतक, और आयाम पूछे तो 3 बताएंगे। तो 3 डायमेंशंस हैं और 10 इंडिकेटर्स हैं। ये यूएनडीपी के सहयोग से कार्यक्रम होता है। मानव विकास रिपोर्ट जो है निर्धनता के मापन में सहायक होती है। HRD, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूएनडीपी प्रकाशित करता है, और ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। आयाम 3 हैं, स्वास्थ्य हैं, शिक्षा हैं और जीवन स्तर है। और हर आयामों में कई संकेतक हैं। जैसे स्वास्थ्य में शिशु मृत्यु दर और पोषण, शिशु मृत्यु दर, पोषण और ये 2 चीज़ें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में है शिक्षा ग्रहण करने के वर्ष और विद्यालयी उपस्थिति। जीवन स्तर की बात करेंगे तो भोजन पकाने का ईंधन किससे बनता है, यानी भोजन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत और आवास और संपत्ति, ये सारे इंडिकेटर्स कुल 10 हैं। तो इनको 1-2 बार बिल्कुल पढ़े रहिए, परीक्षा में आते हैं। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न है। अब इसके बाद 4 प्रश्न बचेंगे। स्टॉक फार्मिंग क्या है? व्हाट इज स्टॉक फार्मिंग? देखिए, स्टॉक फार्मिंग जो है पशुओं के प्रजनन से है, एनिमल ब्रीडिंग से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पशुओं का प्रजनन, उनकी जो है संतति, पशुओं की कैसे आगे बढ़ेगी उस पर बात है, एनिमल ब्रीडिंग की। स्टॉक फार्मिंग वह कृषि जिसमें व्यापारिक रूप से पशुपालन किया जाता है। जैसे पशुपालन, एक तो लोग अपने लिए केवल गाय पालते हैं, वो नहीं, व्यापारिक रूप से जो पशुपालन है, दैट इज स्टॉक फार्मिंग। झूमिंग कृषि यानी झूम खेती जो है पहाड़ों पर की जाने वाली सीढ़ी नुमा खेती है। जैसे पहाड़ ऐसे सीढ़ी नुमा होते हैं, तो ऐसे ही इन्हीं सीढ़ी नुमा पहाड़ों पर किसानी की जाती है, उसे झूमिंग कृषि या झूम खेती कहते हैं। सर्वाधिक झूम कृषि की बात करें तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा, देन अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इन क्षेत्रों में
झूम खेती की जाती है, क्योंकि देखिए खेत ऐसे बिल्कुल सपाट नहीं होते, बल्कि ये पहाड़ ऊंचा होता है। तो जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई बढ़ेगी और वहीं वहाँ खेत बना के वो सीढ़ीनुमा खेत बना के उसी कृषि करेंगे। 22वां क्वेश्चन है, 22वां प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत चर्चा में था, ये प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी है केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में। देखिए ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। महिलाओं के प्रवेश की अनुमति इसमें पहले नहीं थी। उनकी कुछ सवाल उठाए गए थे, या पहले से परंपरा रही कि जो है महिलाएं जो है ख़ास तौर से जो उनका पीरियड्स के समय यानी रजस्वला के समय उनको वहाँ जाने की मंदिर में अनुमति नहीं थी। भगवान अयप्पा जो है 16 से कम उम्र के ब्रह्मचारी थे और ऐसा माना जाता है कि वहाँ महिलाएं नहीं जाएंगी तो अच्छा होगा, ये परंपरा बनी रही। लेकिन 2 जनवरी 2019 से वहाँ महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित है यह हिंदू मंदिर। केरल के अन्य मंदिरों की बात करें तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर सबसे बड़े कमाई वाले मंदिरों में से एक है और इसको मार्तंड वर्मा द्वारा निर्मित किया गया था। वडक्कुनाथन मंदिर, तिरुनेली मंदिर, अम्बालापुझा श्री कृष्ण मंदिर, ये सब मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है केरल के। कर्नाटक के मंदिरों की बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर बहुत बड़ा मंदिर और बहुत बार परीक्षा में आता है। इसका एक नाम है पंपापति मंदिर, तो याद रखिएगा। और ये भगवान शिव को समर्पित है। निर्माण इसका विरूपाक्ष मंदिर का देवराय सेकंड ने किया था और ये हम्पी में स्थित है, कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में। और आप जानते हैं हम्पी क्या है? यह एक यूनेस्को साइट भी है। एहोल, ये चालुक्य शिव मंदिर कहते हैं इसको। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, हजारा राम मंदिर, विट्ठल मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, गोकर्ण मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, ये सारे मंदिर आप याद रखेंगे क्योंकि ये मंदिरों से प्रश्न हमेशा परीक्षा में आते रहे। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस? ये थे यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप इनके बारे में पढ़े होंगे पहले से। मेजर यूरी गागरिन जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले व्यक्ति थे जाने वाले, और ये रूस से संबंधित है। और कुछ अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न देखिए। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वैलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोव, ये भी रूस के थे। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, यूएसए के थे, अमेरिका के। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल जो था वो STS-1 था, ये कोलंबिया इसको कहते थे। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला प्रथम देश था वो था रूस। तो आप देखेंगे कि रूस जो है प्रारंभ से ही अंतरिक्ष की एक महान शक्ति रहा। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न बचेगा। आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ आई डू व्हाट आई डू? तो ये है कौन? रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर सी। ये सारे जो है रघुराम राजन, सी रंगराजन, विमल जालान, ये सब RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं। तो रघुराम राजन ने ये पुस्तक लिखी, इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में आती है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये विमल जालान ने लिखी। द रोड अहेड, ये बिल गेट्स की पुस्तक है। फॉक्स इन द रोड, ये फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये सी रंगराजन ने लिखा है। और न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 2019, ये अरुण जेटली ने लिखा था। उस समय अरुण जेटली BJP के बड़े नेता थे और कई मंत्री पद पर, कानून मंत्री और वित्त मंत्री भी रहे। उन्होंने कई मंत्री पद सुशोभित किए, बड़े विद्वान थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे। उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न। नौसेना संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेवल म्यूजियम लोकेटेड? तो नौसेना संग्रहालय की बात करें तो नई दिल्ली, विशाखापट्टनम, वास्को डी गामा, पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, विशाखापट्टनम में स्थित है नौसेना संग्रहालय। याद रखिएगा नौसेना संग्रहालय, इसी से मिलते जुलते वाक्य आपको मिल जाएंगे, आप देखेंगे।
तो कन्फ्यूज मत होइए। नौसेना संग्रहालय जो है इसको स्वर्ण ज्योति संग्रहालय भी कहते हैं, ये दोनों याद रखिएगा नाम। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पनडुब्बी संग्रहालय, ये INS कुरसुरा संग्रहालय भी कहते हैं, ये भी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नेवल एविएशन संग्रहालय, देखिए नौसेना संग्रहालय विशाखापट्टनम और नेवल एविएशन संग्रहालय वास्को डी गामा गोवा में। वायुसेना संग्रहालय दिल्ली में, नई दिल्ली में। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय पुडुचेरी में, याद रखिएगा। भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के परिसर में, उसके सराउंडिंग में बनाया गया है। तो साथियों, आपने देखा कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये परीक्षा के दृष्टि से वाकई महत्वपूर्ण हैं। 25 प्रश्नों के एवज में आप 150 प्लस प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप पूरी वीडियो ध्यान से, बड़ी तन्मयता से और पूरे आत्मविश्वास से देखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। समाधान द सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मुझे भी एनर्जी मिलती रहेगी और मैं प्रयास करूँगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सकूँ और आप का जो है इस परीक्षा में GD 2025 की परीक्षा में पूर्ण सहयोग जो संभव होगा वो मेरी तरफ से होगा। आप लगे रहिए तन्मयता से, आपकी जीत होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। शर्त केवल इतना है, आपको इसके लिए कीमत केवल इतनी देनी है कि आप बिल्कुल लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।